आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के तकरीबन 11:15 बजे जब मेरी आंख खुली तो बस अभी भी चल ही रही थी। वक्त को देखते हुए खुद को अभी भी बस में पाकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने एक दफ़ा अपनी निगाहों को बस में चारों तरफ घुमाया, मगर मेरे अलावा दूसरा कोई पैसेंजर बस में मौजूद ही नहीं था। खैर, मैं चलकर बस के सामने की ओर ड्राइवर और कंडक्टर के पास गया और कंडक्टर पर चिल्लाते हुए बोला, कैसे बस चला रहे हो तुम लोग? कृष्णागढ़ अभी तक नहीं आया। मैं 4 घंटे से बस में बैठा हूँ। तुमने तो कहा था 2 घंटे का रास्ता है। इस पर कंडक्टर बोला, भाई साहब, रास्ता 2 घंटे का ही है। आप जब सो रहे थे तब एक बार रास्ते में हमारी बस खराब हो गई थी, इसलिए इतना वक्त लग गया। तभी मैंने बोला, देखो, बहाने मत बनाओ, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मेरे इतना बोलते ही हम तीनों के बीच बहस चालू हो गई। इससे पहले कि बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक आ जाए, तभी कंडक्टर बोला, 1 मिनट, देखिए साहब, हम आपको कृष्णागढ़ तक पहुंचा देंगे, पर डबल भाड़ा लगेगा, वरना आप यहीं पर उतर सकते हैं। ये सुनकर तो मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, मगर मैंने खुद को काबू किया क्योंकि वो 2 लोग थे और मैं अकेला। इसलिए मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए कंडक्टर से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यहीं उतार दो। जिसके बाद बस रुकी और मैं अपना बोरिया बिस्तरा लेकर बस से नीचे उतर गया। मेरे उतरते ही बस वहाँ से चली गई। कृष्णागढ़ गांव किस तरफ है और कितनी दूर है मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार इस रास्ते पर आया था। मेरे अलावा उस रास्ते पर भी और कोई नहीं था। खामोशी और अंधेरे ने उस पूरे रास्ते को ऐसे जकड़ कर रखा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में ही ना होकर कहीं और हो। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट तो थे, मगर बहुत दूर दूर पर, जिस वजह से रोड तक आधी अधूरी रोशनी ही पहुंच पा रही थी। खैर, वहां तो कोई इंसान नहीं था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आगे चलकर ही देख लेता हूँ, अगर कोई मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ये सोचकर मैं आगे की ओर चल पड़ा, मगर उस वीरान रास्ते पर दूर दूर तक मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ सन्नाटा और खामोशी। चलते चलते सामने की ओर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे मुझे एक चबूतरा जैसा कुछ बना हुआ दिखा। मैंने सोचा थोड़ी देर वहीं बैठकर आराम करूँगा, फिर आगे का बाद में देखा जाएगा। इसी इरादे से मैं उस चबूतरे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते मैं जब उस चबूतरे के पास पहुंचा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब उस चबूतरे के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मगर मैंने जब दूर से इस चबूतरे को देखा था तब तो यहाँ कोई नहीं था, तो फिर ये बूढ़ा आदमी कहाँ से और कब आ गया? खैर, मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, कम से कम अब मैं इस बूढ़े आदमी से पूछ सकता हूँ कि कृष्णागढ़ गांव कितनी दूर है। ये सोचकर मैं उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और बोला, चाचा, ये कृष्णागढ़ गांव कितनी दूर होगा, आपको पता है क्या? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, वो जगह, वहाँ तो मैं भी जा रहा हूँ, मगर पैदल बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए मैं चलकर यहीं पर बैठ गया। उस बुजुर्ग आदमी से ये सुनकर मैं भी उनके बगल में ही बैठ गया और थोड़ी देर सुस्ताने के बाद मैंने उस आदमी से कहा, तो फिर अब कैसे पहुंच सकते हैं कृष्णागढ़? इस पर बुजुर्ग आदमी बोला, अब पैदल चलना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, चलो। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उस आदमी के साथ ही साथ मैं भी उठा और हम दोनों आगे की ओर चलने लगे। अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मेरे से कहा,
तुम्हें रात में ऐसे चलते हुए डर नहीं लगता? जिस पर मैंने कहा, डर लगता है, चोर डकैतों से डर लगता है। फिर बुजुर्ग आदमी बोला, भूतों से डर नहीं लगता? तो मैंने कहा, नहीं, मैं ना तो भूतों को मानता हूँ और ना ही डरता हूँ। अब हम दोनों को चलते हुए काफी वक्त हो चला था। जहां इतनी देर से चलकर मैं थक कर चूर हो चुका था, वहीं वो बूढ़ा आदमी बिना किसी रुकावट के चले ही जा रहा था। मुझे काफी हैरानी हुई और थोड़ी शर्म भी आने लगी, ये सोचकर कि एक बूढ़ा आदमी मुझसे आगे निकल जा रहा है और मैं एक हट्टा कट्टा जवान होकर भी नहीं चल पा रहा। मानो उस बुजुर्ग आदमी का शरीर लोहे का बना हो, जो कभी थकता ही नहीं है। बुजुर्ग आदमी आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे अभी चल ही रहा था कि ठीक हमारे पीछे की ओर से किसी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी हम दोनों पर पड़ी। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो एक कार हमारी तरफ चलते हुए आ रही थी। उस कार को देखकर पता नहीं क्यों मेरी थकान और ज़्यादा बढ़ गई। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, कैसे भी करके इस गाड़ी को रोको तो हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। इस पर मैंने जवाब दिया, कोई नहीं रुकेगा चाचा, आजकल कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। मैंने इतना कहा ही था कि तभी वो कार चलते हुए ठीक हम दोनों के पास आकर रुकी। मेरी बात उल्टी साबित हो चुकी थी। इतने में ही कार के ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट की खिड़की खुली और अंदर से आवाज़ आई, बैठ जाओ, हम भी वहीं जा रहे हैं जहाँ तुम लोग जा रहे हो। इस पर मैंने हैरान होते हुए पूछा, आप लोग भी कृष्णागढ़ जा रहे हैं? तो कार के अंदर से आवाज़ आई, हाँ वहीं। ये सुनते ही मैंने गाड़ी के पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोला और हम दोनों, यानी मैं और वो बूढ़ा आदमी, हम दोनों कार के पीछे बैठ गए और हम दोनों के बैठते ही कार भी चल पड़ी। कार के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इतना कि मैं अपने बगल में बैठे उस बुजुर्ग आदमी को भी नहीं देख पा रहा था। सामने की दोनों सीटों पर कोई बैठा हुआ है, बस इतना ही नज़र आ रहा था। कार के अंदर एकदम खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वैसे आप लोग इस रास्ते पर कहाँ जा रहे हैं? तभी सामने से आवाज़ आई, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा ड्राइवर। हम एक जगह पर गए थे पेशेंट देखने, वहीं से आ रहे हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छा, वैसे आप लोग कृष्णागढ़ में कहाँ रहते हैं? इस पर उस डॉक्टर ने थोड़ा खिसियाते हुए जवाब दिया, आपको इतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहिए। ये सुनकर मैं एकदम से चुप हो गया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये भी उस कंडक्टर की तरह मुझे गाड़ी से उतार ना दे। अगर इसने भी मुझे उतार दिया तो मैं क्या करूँगा, ये सोचकर ही मैं शांत हो गया। अभी कार चल ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कार अभी जिस रास्ते पर चल रही है, हम लोग उस रास्ते को पहले भी पार कर चुके हैं। हालांकि इस बात पर मुझे पूरा यकीन नहीं था, मगर पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा था और साथ ही साथ मुझे एक अजीब किस्म की घुटन सी महसूस होने लगी थी। ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। और एक बात जो मैंने नोटिस की, कार की रफ्तार अब काफ़ी बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि बाहर की चीज़ें भी रफ्तार की वजह से साफ तौर पर नहीं दिख रही थीं। लिहाजा मैंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब, हमें कोई जल्दी नहीं है, आप गाड़ी धीरे भी चला सकते हैं। इस पर ड्राइवर के बगल में बैठे डॉक्टर ने कहा, आपको जल्दी नहीं है, मगर हमें तो है। तभी मैंने कहा, पर फिर भी इतनी तेज गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा, एक्सीडेंट? हमारा तो पहले ही हो चुका है, अब तुम्हारा होगा।
इतना बोलकर ही डॉक्टर मेरी ओर पलटा तो अंधेरे की वजह से उसका चेहरा तो नहीं दिखा, मगर उसकी आंखें एकदम लाल चमक रही थीं। इतने में ही ड्राइवर ने भी मेरी ओर देखा तो उसकी भी आंखें पूरी लाल चमक रही थीं। ये देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि ड्राइवर और डॉक्टर वो दोनों कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही हैं, जिनकी गिनती इंसानों में नहीं होती। अभी मैं ये सब देखकर डर से कांप ही रहा था कि तभी इतनी देर से चुप बैठे उस बुजुर्ग आदमी ने उन दोनों से कहा, तुम लोग गाड़ी रोकते हो या चखाऊं मजा? उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई। क्या उस बुजुर्ग आदमी को उन दोनों भूतों से डर नहीं लग रहा जो उसने ऐसा कहा? बुजुर्ग आदमी के मजा चखाने वाली बात पर ना तो डॉक्टर ने कुछ कहा और ना ही उसके ड्राइवर ने। इतने में ही उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, इनसे मेरा सामना रोज होता है। इतना बोलकर ही उस बुजुर्ग आदमी ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर रास्ते के किनारे एक पेड़ को पकड़ लिया। उस बुजुर्ग आदमी का इतना लंबा हाथ देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उसके पेड़ पकड़ते ही गाड़ी भी रुक गई, जिसके साथ ही बुजुर्ग आदमी बोला, जल्दी भाग जाओ। उसके इतना बोलते ही मैं गाड़ी से निकलकर वहाँ से भाग गया, जिसके बाद मुझे पता चला कि उस रास्ते पर डॉक्टर की एक कार का एक्सीडेंट हो गया था, मगर वो बूढ़ा आदमी कौन था ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। नींद से जागने पर मैंने देखा कि मेरी ट्रेन अभी भी चल ही रही है, मगर बोगी अब एकदम खाली हो चुकी थी। मेरे अलावा शायद उस बोगी में कोई भी नहीं था। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और चेक करने लगा कि आखिर मेरी ट्रेन है कहाँ पर। तो पता चला कि रामपुर, यानी मुझे जहाँ उतरना था वही अगला स्टेशन है। राहत की सांस लेते हुए मैंने अपना फ़ोन वापस जेब में रखा और सोचने लगा कि अगर मेरी आँख खुलने में ज़रा सी भी देर हो जाती तो पता नहीं आज क्या होता। ठंड में सफ़र करके एक परेशानी तो मैं झेल ही रहा हूँ, ऊपर से स्टेशन छूट जाने की दूसरी मुसीबत झेलनी पड़ती। ट्रेन के बाहर जितना अंधेरा नहीं था उससे भी ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था, एकदम घना कोहरा। खैर, कुछ ही देर में ट्रेन रामपुर स्टेशन पर रुकी। मैं ट्रेन से उतरा और अपना सामान लेकर स्टेशन में बने एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया, जिसके कुछ देर बाद ही वो ट्रेन भी स्टेशन से निकल गई। जिसके बाद अगर उस स्टेशन पर कुछ बचा तो सिर्फ खामोशी। मेरे अलावा उस स्टेशन पर दूसरा कोई भी नहीं था। खैर, मुझे यहाँ से मेरे होटल तक ले जाने का सारा इंतज़ाम कंपनी की तरफ से कर दिया गया था, लिहाजा मैं अपना सामान लेकर स्टेशन से बाहर निकला तो स्टेशन के गेट पर ही एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी थी। मैं समझ गया कि ये कार मेरे लिए आई होगी और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब मैं उस कार के ड्राइविंग सीट के पास वाली खिड़की के पास गया। मेरे वहां जाकर खड़े होते ही कार के अंदर बैठे ड्राइवर ने मुझसे कहा, जी आप ही आकाश बाबू? मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर कार में बैठ गया, जिसके बाद कार हवा से बातें करने लगी। हालांकि रास्ता खाली था,
मगर कोहरा भी कम नहीं था। ड्राइवर ने अपना पूरा चेहरा शॉल से ढक रखा था, मगर उसकी आवाज और बदन देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो कोई उम्र दराज आदमी है। तभी मैंने उस आदमी से कहा, जी और कितनी दूर जाना है? तो इस पर ड्राइवर बोला, बस थोड़ी ही दूर जाना है साहब, आधा घंटा लगेगा। और मैंने ड्राइवर से ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी और नींद भी आ रही थी। जिस रास्ते पर हमारी कार चल रही थी वो रास्ता एकदम सुनसान था। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ जंगल थे। अभी मैं सीट पर बैठे बैठे खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि रास्ते के एक किनारे पर कोई शख्स खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। ये देखते ही मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको जल्दी, वहाँ किसी को मदद चाहिए लगता है। ये सुनकर ड्राइवर बोला, उधर मत देखिए, वो हकीकत नहीं है। इस पर मैंने कहा, हकीकत नहीं है मतलब? तुम गाड़ी रोको जल्दी। हालांकि वो ड्राइवर गाड़ी रोकने को तैयार नहीं था, मगर मेरे बहुत जिद करने पर उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरकर मैं जैसे ही खून से लथपथ उस आदमी की तरफ पलटा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां अब कोई नहीं था और ना ही जमीन पर जरा सा भी खून के निशान थे। इससे पहले कि मैं कुछ करता या कुछ समझ पाता, ड्राइवर ने एकदम से मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी के अंदर खींच लिया और मुझे दरवाज़ा बंद करने का इशारा किया। फिर मेरे दरवाज़ा बंद करते ही ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब था क्या। इतनी जल्दी वो आदमी कहाँ जा सकता है। एक पल को मान भी लूं कि वो आदमी चला गया होगा, तो फिर खून के निशान कहाँ गए? इन सारे सवालों का जवाब मुझे कहीं से भी नहीं मिल पा रहा था। तभी गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने मुझसे कहा, देख लिया ना, कहा था ना वो हकीकत नहीं है। जिस पर मैंने कहा, पर वो क्या था और गायब कहाँ हो गया? इस पर ड्राइवर बोला, वो सब कुछ एक छलावा था। आपने उस छलावे की मदद करने की कोशिश की है, अब वो छलावा आपका पीछा करेगा। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है वो सही में हो भी रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ये अंदेशा भी होने लगा था कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। अभी मैं सीट पर बैठे बैठे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही मुझे मेरी गर्दन पर एक बर्फ सा ठंडा हाथ महसूस होने लगा। मैंने मुड़कर ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर के दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे। पर अगर ड्राइवर के दोनों हाथ बिजी हैं तो फिर पीछे से मेरी गर्दन पर किसने हाथ रखा है? मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं, मगर बहुत हिम्मत जुटाकर मैं पीछे पलटा तो पीछे पलटते ही वो एहसास यानी मेरे गर्दन पर हाथ का एहसास होना बंद हो गया और पीछे वाली सीट पर भी कोई नहीं था। मुझे काफ़ी हैरानी हुई, मगर मैंने ड्राइवर को कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं उसे बताता तो बदले में वो कुछ ऐसी बात बोलता जिससे मैं और ज़्यादा डर जाता। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़ी सी इमारत के पास में रुकी। तभी ड्राइवर बोला, साहब आ गया आपका होटल, आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। जिसके साथ ही मैं और ड्राइवर हम दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। वो होटल बड़ा तो था,
मगर उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। होटल की बाहरी दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थीं और होटल काफी पुराना सा लग रहा था। खैर, मैं और ड्राइवर हम दोनों होटल के अंदर जाने लगे। होटल बाहर से जैसा दिख रहा था, अंदर से भी उसकी हालत वैसी ही थी। तभी ड्राइवर मुझसे बोला, चलिए साहब, अपने कमरे में। इतना बोलकर ड्राइवर ने मेरा सामान उठाया और हम दोनों सीढ़ियों से होकर इमारत की दूसरी मंजिल पर जाने लगे। दूसरी मंजिल पर आकर ड्राइवर मुझे एक कमरे में ले गया और बोला, साहब, ये आपका कमरा है। यहाँ आपकी सारी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। कल आपको जहाँ जाना है वहाँ पर भी मैं ही लेकर जाऊँगा। अभी आप सो जाइए। इतना बोलकर वो आदमी उस कमरे से निकलकर चला गया। उसके जाते ही मैं भी कमरे में लगी पलंग पर जाकर लेट गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उस घटना से भी मैं धीरे धीरे उभरने लगा था। चूंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए मैं ज्यादा देर ना करके सोने की कोशिश करने लगा। मगर पता नहीं क्यों मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था, थोड़ी देर पहले तक जो आंखें नींद के मारे ठीक से खुल भी नहीं रही थी, अचानक ही उन आंखों को क्या हो गया है। खैर, अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर उस कमरे की खिड़की पर गई, जहां मुझे बाहर की तरफ से किसी के हाथ दिख रहे थे। मगर यह कैसे हो सकता है? मैं दूसरी मंजिल पर था, तो फिर यहां किसी इंसान का हाथ कैसे पहुंच सकता है? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करना चाहिए। डर के मारे मैं बिस्तर पर से उठा ही नहीं और करवट बदलकर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। चूंकि वो कांच की खिड़की बंद थी, इसलिए ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं थी। जिसके बाद कुछ ही देर में नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। पता नहीं मैं इस तरह से कितनी देर सोया रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तब मेरे कानों में मुझे एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई बाहर रोड पर अपने पैरों को जमीन पर पटक रहा हो। आवाज इतनी जोरदार थी कि मैं हड़बड़ाते हुए पलंग पर उठकर बैठ गया। खिड़की की तरफ देखा तो सब कुछ सामान्य था। वो आवाज लगातार आई जा रही थी। चूंकि उस खिड़की से रोड दिखता था, लिहाजा मैं उस खिड़की के पास गया और झांक कर जब बाहर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि रास्ते के बीचों बीच वही आदमी खड़ा था जिसे मैंने यहां आते वक्त खून से लथपथ हालत में देखा था। मगर अब उस आदमी का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। वो आदमी टकटकी बांधे मेरी बंद खिड़की की तरफ ही देखे जा रहा था। उस आदमी का भयानक चेहरा देखकर मैं वहां रुक नहीं सका और वापस से अपने पलंग पर आकर बैठ गया। जिसके बाद मैं सोया नहीं, पूरी रात जाग कर ही कटा दी। अगली सुबह उस ड्राइवर से इस बात का जिक्र करने पर पता चला कि वो एक छलावा था। वो जिसके पीछे पड़ जाता है उसे सिर्फ एक रात ही परेशान करता है। और सच में उस रात के बाद से मुझे वो छलावा फिर कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।